दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। कहानी बहुत ही प्यारी है, सुंदर है, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की स्टोरी है। और पिछले 5-6 दिनों से दोस्तों जो मैं जिस तरह की जो स्टोरीज़ ला रहा था वो काफ़ी बेसिक लेवल की थी, तो मैंने सोचा आज मैं कुछ इस तरह की स्टोरी लेकर आऊँ जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की और साथ में थोड़ी सी लंबी स्टोरी हो। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है थोड़ी सी लंबी है, उन पिछली कहानियों की तुलना में जो स्टोरी है थोड़ी सी लंबी हो, उसके अलावा थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा इसको जल्दी ट्रांसलेट करूँगा और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको सिर्फ ट्रांसलेट ही करेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को भी मिलेंगे। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फेथफुल फ्रेंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फेथफुल एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है वफादार, और ये एडजेक्टिव है द फेथफुल फ्रेंड मतलब कि वफादार दोस्त। तो आज की ये जो आज की कहानी है ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was a small village named दौलतपुर एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। उसके अलावा जो सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट के वाक्य हैं उनमें कभी भी वर्ब का मतलब कि एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है यदि इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होगी तो देयर की वहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं निकाली जाती है, क्योंकि आमतौर पर देयर का मतलब होता है वहाँ। लेकिन यदि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसकी शुरुआत देयर से होगी तो वहाँ पर देयर की कोई मीनिंग नहीं होगी। चलिए अब इसकी मीनिंग देख लीजिए। देयर वॉज ए स्मॉल विलेज नेम्ड दौलतपुर, मतलब कि एक छोटा गांव था दौलतपुर नामक या दौलतपुर नाम का। एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के या एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल के अंत में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देयर वॉज अ स्मॉल विलेज नेम्ड दौलतपुर एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब कि जंगल के आखिरी में, जंगल के अंत में एक छोटा गांव था। दौलतपुर नामक एक छोटा गांव था। इट कंसिस्टेड ऑफ 10 टेम्पररी हट्स। दोस्तों, कंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में कुछ होना, और ये पास्ट का वाक्य है इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। इट कंसिस्टेड ऑफ 10 टेम्पररी हट्स। हट का मतलब झुग्गियाँ, झोंपड़ी, और टेम्पररी का मतलब अस्थायी, मतलब कि इसके अंदर 10 अस्थायी झोपड़ियाँ थीं। इन वन ऑफ देम, उनमें से एक में, इन वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक में लिव्ड रामू रहता था। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इन वन ऑफ देम लिव्ड रामू विद हिज पेरेंट्स, मतलब कि उनमें से एक में रामू अपने माता पिता के साथ रहता था। ही वॉज 10 और 12 ईयर्स ओल्ड, मतलब, और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। देखिए जहाँ पर वॉज का ही यूज़ किया गया हेल्पिंग ऑफ के रूप में। ही वॉज 10 और 12 ईयर्स ओल्ड, मतलब वह 10 या 12 साल का था। रामू वॉज अ क्यूट किड, और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। क्यूट का मतलब होता है सुंदर। रामू वॉज ए क्यूट किड, रामू एक सुंदर बच्चा था। दे हैड
अ फील्ड राइट बिहाइंड देयर हट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, और पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जहाँ पे हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोगों के बारे में बात होती है, जहाँ पर सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, तो वहाँ पर दे का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ दे का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। तो क्या अर्थ हुआ? दे हैड अ फील्ड राइट बिहाइंड देयर हट। राइट बिहाइंड मतलब ठीक पीछे। दे हैड ए फील्ड मतलब उनका एक खेत था। राइट बिहाइंड देयर हट मतलब ठीक उनकी झोंपड़ी के पीछे उनका एक खेत था। हिज फादर वर्कड इन द फील्ड। वर्क का मतलब काम करना, सेकंड फॉर्म वर्कड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हिज फादर वर्कड इन द फील्ड मतलब उसके पिता खेत में काम करते थे। ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन। एंड रामू केप्ट हिज कंपनी, और जो रामू था वो केप्ट हिज कंपनी मतलब वह उनके साथ रहता था। चलिए आगे देखिए। दे हैड अ डॉग नेम्ड शेरू। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का पजेसिव वाक्य है जहाँ पर हैड का इस्तेमाल किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। दे हैड उनके पास था अ डॉग एक कुत्ता नेम्ड शेरू, शेरू नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे हैड ए डॉग नेम्ड शेरू मतलब उनके पास एक शेरू नामक कुत्ता था। रामू लव्ड हिज डॉग, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। रामू लव्ड हिज डॉग मतलब रामू अपने कुत्ते को प्यार करता था। वेरी मच बहुत ज़्यादा। तो क्या अर्थ हुआ? रामू अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शेरू हैड हिज ऑन हिस्ट्री, और दोस्तों यहाँ भी देखिए हैड का ही यूज़ किया गया, तो ये भी पास्ट का पजेसिव वाक्य है। शेरू हैड हिज ऑन हिस्ट्री मतलब शेरू का अपना एक इतिहास था। ऑन आ विंटर नाइट, ऑन ए विंटर, विंटर का मतलब होता है ठंड सर्दियाँ, ऑन ए विंटर नाइट मतलब सर्दियों की एक रात। रामूज फादर वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द सिटी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब इस तरह के सेंटेंस जहाँ पर रहा था रही थी वाक्य की टेल पर आता है, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और वी यू दे प्लूरल में वर्ब का यूज़ किया जाता है, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ रामू के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? रामू स्वादर मतलब कि रामू के पिता वॉज रिटर्निंग लौट रहे थे, होम घर लौट रहे थे, फ्रॉम द सिटी शहर से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ऑन ए विंटर नाइट मतलब सर्दियों की एक रात, रामूज फादर वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द सिटी। रामू के पिता शहर से घर लौट रहे थे। इट वॉज गेटिंग डार्क, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। इट वॉज गेटिंग डार्क अंधेरा हो रहा था। ही सॉ आ पपी शिवरिंग एंड इन कोल्ड, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। SEE का मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म है सो SAW। तो यदि आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और पपी का मतलब होता है कुत्ते का पिल्ला। ही सो अ पपी उन्होंने एक पिल्ले को देखा। शिवरिंग कांपते हुए, इन कोल्ड ठंड में, और आप इसे भी नोट कर लीजिए, शिवर मतलब कांपना, और ये फोर्थ फॉर्म है शिवरिंग। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही सो अ पपी शिवरिंग इन कोल्ड मतलब उन्होंने एक पिल्ले को ठंड में कांपते हुए देखा। स्मॉल किड्स वर टीजिंग द पुअर पपी बाय थ्रोइंग स्टोन्स एट इट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था यदि पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम सेंटेंस बनाते हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तब हमें वहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना होगा। अच्छा, दूसरी बात ये दोस्तों, कई सारे लोग इसको वेयर पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है वर। और टीज़ की मीनिंग को आप नोट कर लीजिए। टीज़ का मतलब होता है किसी को छेड़ना, चिढ़ाना, और ये फोर्थ में टीजिंग। तो क्या अर्थ हुआ? स्मॉल किड्स मतलब कि छोटे बच्चे, वर टीजिंग छेड़ रहे थे, द पुअर पपी बेचारे पिल्ले को, बाय थ्रोइंग स्टोन्स एट इट उसके ऊपर पत्थर फेंककर। स्टोन मतलब पत्थर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? स्मॉल किड्स वर टीजिंग द पुअर पपी बाय थ्रोइंग स्टोन्स एट इट मतलब कि छोटे बच्चे उस कुत्ते मतलब उस पिल्ले को, उस बेचारे, पुअर मतलब कि बेचारा, लाचार, उस लाचार पिल्ले को छेड़ रहे थे। बाय थ्रोइंग स्टोन्स एट इट उसके ऊपर
पत्थर फेंककर। दिस एंगर्ड रामूज फादर, एंगर का मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, क्रोधित करना, और ये जो चीज़ थी उसने रामू के पिता को क्रोधित कर दिया, उन्हें गुस्सा दिला दिया। आगे देखिए। आउट ऑफ पिटी, दोस्तों PITY, पिटी का अर्थ होता है दया, दया, तरस, उससे पिटी कहा जाता है, जो कि एक नाउन है, तो आप इसे चाहें तो नोट कर लें। आउट ऑफ पिटी मतलब कि दया के कारण या दया से। ही ब्रॉट द पपी होम, और ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, BRING। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। तो क्या अर्थ हुआ? आउट ऑफ पिटी मतलब कि दया के कारण या दया से। ही ब्रॉट द पपी होम, वह पिल्ले को घर ले आए। एंड दैट पपी बिकेम आ मेंबर ऑफ द फैमिली, और जो पपी था, पिल्ला था, बिकेम वो बन गया, ये बिकम की सेकंड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म यहाँ यूज़ किया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। एंड दैट पपी, और वो पिल्ला, बिकेम आ मेंबर ऑफ द फैमिली, वो परिवार का एक सदस्य बन गया। एंड ग्रीव इनटू शेरू डॉग, और वो एक शेरू कुत्ते के रूप में बड़ा हुआ। चलिए, तो समझ गए होंगे वो जो छोटा सा पिल्ला था जिसे उस रामू के पिता लाए थे, वो बाद में बड़ा होके एक शेरू उसका नाम पड़ गया, और वो बाद में एक शेरू डॉग बन गया। आगे देखिए। रामू हैड ब्रॉट शेरू अप विद ग्रेट केयर, क्या अर्थ हुआ? दोस्तों देखिए, यहाँ पर हैड का यूज़ किया गया, और जब किसी वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना। और उसके अलावा आप मीनिंग को नोट कर लीजिए, ब्रिंग मतलब लाना ही होता है, उसके अलावा ब्रिंग अप का मतलब पालना भी होता है, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? रामू हैड ब्रॉट शेरू अप विद ग्रेट केयर, मतलब रामू ने शेरू को बहुत देखभाल से पाला था, उसने बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था। नाउ अब शेरू वॉज गार्ड ऑफ द हाउस, अब जो शेरू था वो घर का क्या था? गार्ड था, मतलब कि रक्षक था। समटाइम्स, कई बार, इट वुड गो ऑन ए राउंड ऑफ देयर फील्ड एट नाइट, मतलब कई बार वो इट वुड गो ऑन ए राउंड, वो एक राउंड लगाने जाता, मतलब कि घूमने जाता, परिक्रमा के लिए जाता, ऑफ देयर फील्ड, उनके खेत की, एट नाइट, रात में। 1 ईयर, एक दिन, एक रात, 1 ईयर मतलब कि 1 साल। वेरी लिटिल रेन फेल ऑन दौलतपुर, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल मतलब कि। 1 ईयर वेरी लिटिल रेन फेल ऑन दौलतपुर मतलब कि 1 साल दौलतपुर में बहुत ही कम बारिश हुई। इट रिजल्टेड इन पुअर हार्वेस्ट, और इसका परिणाम हुआ इन पुअर हार्वेस्ट, बहुत ही बेकार फसल के रूप में इसका परिणाम निकला। आगे देखिए। द विलेज वॉज इन ट्रबल, और आप इसे नोट कर लीजिए, हार्वेस्ट मतलब फसल। द विलेज वॉज इन ट्रबल, जो गांव था वो समस्या में था, संकट में था। द फूड ग्रेन्स लास्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम, और जो फूड ग्रेन्स थे मतलब कि जो खाने के योग्य अनाजों को फूड ग्रेन्स कहते हैं, जो खाने के योग्य अनाज थे, लास्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम, वो कुछ ही समय चले। लास्ट का मतलब चलना, तो वो जो खाने के अनाज थे वो कुछ ही समय चले। द फूड स्टॉक रन आउट, और रन आउट मतलब ख़त्म होना, सेकंड फॉर्म रन आउट, आप इसे नोट कर लीजिए। जो खाने का भंडार था वो ख़त्म हो गया। रामूज फादर यूज टू सेल स्पेयर ग्रेन्स, और दोस्तों यहाँ यूज टू का यूज़ किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी आदत को या फिर किसी कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं, आप इसे नोट ज़रूर करें। चलिए आगे देखिए। रामूज फादर, रामू के पिता, यूज टू सेल, सेल मतलब बेचना, बेचा करते थे स्पेयर ग्रेन्स, स्पेयर का मतलब था बचा हुआ, जो बचे हुए अनाज होते थे वो बेचते थे। टू बाय अदर नीड्स ऑफ द फैमिली, मतलब परिवार के लिए अन्य ज़रूरी चीज़ों को की खरीदने के लिए वो क्या करते थे? बचे हुए अनाज को बेचा करते थे। दैट ईयर इट वॉज नॉट पॉसिबल, और इस मतलब कि उस साल वो संभव नहीं हुआ। और दोस्तों यदि आप भी इस तरह बैकग्राउंड से हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अक्सर जो किसान होते हैं वो अपने खाने के योग्य जो अनाज होता है वो अपने पास रखते हैं, और जो बाकी बचा हुआ होता है वो बेच देते हैं, क्योंकि उससे जो उन्हें पैसों की प्राप्ति होती है, उससे जो उन्हें पैसे मिलते हैं वो बाकी ज़रूरतों की चीज़ें उनसे खरीदते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इसी बारे में बात हो रही है। आगे देखिए। देन फिर अ डे केम, एक दिन आया। दे हैड नो वुड इवन, मतलब कि उनके पास कोई भी लकड़ी नहीं थी। रामूज मदर लुक्ड वेरी पेन, जो रामू की माँ थी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि दर्द में लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी।
यंग रामू कुड नॉट बियर टू वॉच हिज मदर इन ट्रबल। और ये यंग मतलब ये जो यंग रामू था, मतलब ये जो नवयुवक रामू था, कुड नॉट बेयर, बेयर मतलब बर्दाश्त करना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। टू वॉच हिज मदर इन ट्रबल मतलब अपनी माँ को संकट में देखना वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। सो इसलिए ही पिक्ड अप अ स्मॉल एक्स, पिक मतलब उठाना, सेकंड फ्रॉम पिक्ड, ही पिक्ड अप अ स्मॉल एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, उसने एक छोटी कुल्हाड़ी को उठाया। एंड वेंट टू द जंगल, और वो जंगल चला गया। टू ब्रिंग सम वुड, कुछ लकड़ियों को लाने के लिए, ब्रिंग मतलब लाना। आगे देखिए, शेरू टू वेंट विद हिम, जो शेरू था वो भी उसके साथ चला गया। इन द जंगल मतलब कि जंगल में, रामू सो अ ड्राइड ब्रांच ऑफ ए ट्री। दोस्तों ड्राइड को यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया, इसको आप नोट कर लीजिए। ड्राइड का मतलब था सूखा हुआ। तो क्या अर्थ हुआ, इन द जंगल, जंगल में, रामू सो अ ड्राइड ब्रांच ऑन ए ट्री मतलब रामू ने एक पेड़ पर एक सूखी हुई शाखा को देखा। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, क्लाइंब का मतलब चढ़ना होता है, नोट कर लीजिए, सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड। वो पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाएगी। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ गया। एंड बिगेन चॉपिंग, चॉप मतलब काटना, बिगेन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगेन। एंड बिगेन चॉपिंग और काटने लगा द ब्रांच, शाखा को, विद हिज स्मॉल एक्स, अपनी छोटी कुल्हाड़ी से वो उस ब्रांच को, शाखा को वो काटने लगा। शेरू हाउंस्ड अंडर अ ट्री, और जो शेरू था वो उस पेड़ के नीचे ही लगकर खड़ा हो गया। एंड वॉज्ड हिम एक्स द ब्रांच, और उसको देख रहा था, एक्स द ब्रांच उस शाखा को काटते। और एक्स का मतलब काटना भी होता है, ये कुल्हाड़ी, इसका मतलब कुल्हाड़ी भी होता है साथ में काटना। तो ये वर्ब नाउन दोनों हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, टोंक टोंक टोंक, द साउंड ऑफ द एक्स स्ट्राइकिंग द ड्राई वुड इकोड, जो ये साउंड था कुल्हाड़ी का, स्ट्राइकिंग द ड्राई वुड इकोड, वो सूखी लकड़ी से आ रहा था। थ्रू द जंगल, पूरे जंगल में वो इको कर रहा था। इको का मतलब होता है किसी चीज़ का ध्वनि का आगे आप बढ़ना, उसे इको कहा जाता है। तो वहाँ पर वो इस तरह की आवाज़ हो रही थी जंगल में। आगे देखिए, अ फॉक्स हर्ड द साउंड एज शी स्टूड स्टिल, ईयर्स रेज्ड अप। क्या अर्थ हुआ, फॉक्स, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। HEAR, हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म हर्ड। अ फॉक्स हर्ड द साउंड एज शी स्टूड स्टिल, मतलब कि एक लोमड़ी ने इस आवाज़ को सुना। एज शी स्टूड स्टिल, और स्टैंड का मतलब खड़ा होना, सेकंड फॉर्म स्टूड, स्टिल मतलब स्थिर, और वो स्थिर खड़ी हो गई बिना हिले डुले। ईयर्स रेज्ड अप, और जो उसके कान थे वो खड़े हो गए। शी हैड नॉट ईटन फॉर सम डेज, और यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म में देख लीजिए, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। शी हैड नॉट ईटन फॉर सम डेज, उसने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था। एंड बैडली नीडेड अ किल, और उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, नीडेड अ किल मतलब एक शिकार की, टू फिल हर बेली, अपने पेट को भरने के लिए। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, किल का मतलब मारना, उसके अलावा शिकार भी होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और वो बहुत बुरी तरह से ज़रूरत में थी एक शिकार की, टू फिल हर बेली, अपने पेट को भरने के लिए। शी क्रैप्ड टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ द साउंड, और वो क्रीप का मतलब होता है धीरे धीरे रेंगना, सेकंड फॉर्म क्रैप्ड, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ी टूवर्ड्स द सोर्स, टूवर्ड्स मतलब की ओर, द सोर्स ऑफ द साउंड मतलब जो आवाज़ का जो सोर्स था, स्रोत था, उसकी तरफ वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। द फॉक्स सॉ रामू, लोमड़ी ने रामू को देखा, ऑन द ट्री, पेड़ पर। एंड प्लान्ड टू अटैक, और उसने प्लान किया, योजना बनाई, टू अटैक, हमला करने की उसने योजना बनाई। मीनवाइल मतलब इस दौरान, शेरू हैड स्मेल्ड द फॉक्स, जो शेरू था उसने वो सूंघ चुका था द फॉक्स, लोमड़ी को। एंड स्पॉटेड हर, और उसने उसको देख लिया। द फॉक्स वॉज बिगर देन शेरू, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर बिना किसी भी एक्शन वर्ब का यूज़ किए वाक्य को बनाया गया है। और आप इसे नोट कर लीजिए, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो ये सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है। द फॉक्स वॉज बिगर देन शेरू, जब दो लोगों की तुलना होती है तो सेकंड डिग्री का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि जो फॉक्सी लोमड़ी थी, वॉज बिगर देन शेरू, वो शेरू की तुलना में बड़ी थी। हु वॉज ओनली अ फ्यू मंथ्स ओल्ड डॉग येट, जो अभी तक सिर्फ कुछ महीनों का ही कुत्ता था। Who was only a few months old dog yet, मतलब जो अब तक सिर्फ कुछ महीनों का ही कुत्ता था। शेरू could not fight her, शेरू उससे नहीं लड़ सकता था। But the fight could not be avoided, avoid का मतलब होता है किसी चीज़ को कह सकते हैं नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ की अवहेलना करना।
या कह सकते हैं किसी चीज़ को टालना, तो क्या अर्थ हुआ, बट द फाइट कुड नॉट बी अवॉइडेड, लेकिन जो ये लड़ाई थी उसको टाला नहीं जा सकता था, बिकॉज क्योंकि हिज फ्रेंड रामू वॉज इन डेंजर, क्योंकि जो उसका दोस्त रामू था वो खतरे में था। शेरू गॉट रेडी फॉर अ बैटल, और गेट रेडी मतलब तैयार होना, सेकंड फॉर्म गॉट रेडी। शेरू गॉट रेडी फॉर अ बैटल, जो शेरू था वो बैटल के लिए मतलब कि लड़ाई के लिए वो तैयार हुआ। आगे देखिए, द फॉक्स टुक अ लीप एट रामू, और दोस्तों लीप का मतलब छलांग लगाना होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। द फॉक्स टुक अ लीप एट रामू, मतलब कि लोमड़ी ने शेरू की तरफ छलांग लगाई। शेरू ऑल्सो लैप्ड एट द जंपिंग फॉक्स, जो शेरू था वो भी उसने छलांग लगाई एट द जंपिंग फॉक्स, कूदती हुई लोमड़ी पर। एंड कॉट हर इन मिड फाइट, और उसने उसको पकड़ लिया इन मिड फाइट, उस बीच की मिड फ्लाइट मतलब जो उन दोनों की जो मिड फ्लाइट थी, मतलब हवा के बीच में थे, उसी में उसने उसको पकड़ लिया। रामू स्क्रीम्ड, रामू चिल्लाया, स्क्रीम मतलब चिल्लाना चीखना, सेकंड फॉर्म स्क्रीम, रामू चिल्लाया। ही वॉज स्केयर्ड टू डेथ, जो ही वॉज स्केयर्ड टू डेथ मतलब वो मौत से या कैसे मृत्यु से वो उसको डर लगता था। मीनवाइल इस दौरान द फॉक्स एंड शेरू फॉट, जो शेरू था और जो लोमड़ी थी वो लड़े, फाइट मतलब लड़ना, सेकंड ऑफ फॉट। इस दौरान जो शेरू और लोमड़ी थी वो लड़े। द ब्रेव डॉग वॉज बैटलिंग, ब्रेव का मतलब बहादुर और ये एडजेक्टिव है। द ब्रेव डॉग वॉज बैटलिंग विद ऑल हिज पावर, जो बहादुर कुत्ता था वो अपनी पूरी ताकत से लड़ाई कर रहा था, अपनी पूरी शक्ति से वो लड़ रहा था। बट इट वॉज स्टिल अ पप, लेकिन फिर भी वो एक पिल्ला था। एंड द फॉक्स वॉज फुल ग्रोन, और जो फॉक्स थी लोमड़ी थी वॉज फुल ग्रोन, वो पूरी तरह से मतलब कि बड़ी थी, मतलब पूरी आयु की थी। एंड द फॉक्स वॉज फुल ग्रोन मतलब कि वो पूरी मच्योर, यहाँ ये समझ सकते हैं इसको कि वो पूरी तरह से व्यस्त थी, व्यस्त का मतलब होता है फुल ग्रोन। एंड द फॉक्स वॉज फुल ग्रोन, और वो पूरी तरह व्यस्त थी। फुल ग्रोन हंटर मतलब पूरी तरह से एक व्यस्त शिकारी थी। अ वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली जानवर। दैट हैड एक्सपीरियंस ऑफ मैनी बैटल्स, जिसको अनुभव था कई सारे युद्धों का, कई सारी लड़ाइयों का, उसको क्या था, अनुभव था। और आप इसे नोट कर लीजिए, वाइल्ड बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर। शी वॉज प्रूविंग टू मच फॉर यंग शेरू, शी वॉज प्रूविंग टू मच फॉर यंग शेरू, और वो प्रूव मतलब कि साबित हो रही थी, टू मच बहुत ज़्यादा साबित हो रही थी, फॉर यंग शेरू उस छोटे शेरू के लिए। हु वॉज गेटिंग वुंडेड, जो कि जख्मी हो रहा था। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, वुंडेड एक एडजेक्टिव है, और जब आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे एक छोटे से रूल को आप याद रखें, जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऐसा करना संभव नहीं है, तो क्योंकि आप एडजेक्टिव में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो वहाँ पर उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए आपको गेट का प्रयोग करना होता है। तो गेट वुंडेड का अर्थ होता है चोटिल होना, जख्मी होना, और ये फोर्थ फॉर्म है तो गेटिंग वुंडेड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला देख लीजिए। शी वॉज प्रूविंग टू मच फॉर यंग शेरू, मतलब वो उस छोटे शेरू के लिए बहुत बड़ी साबित हो रही थी। हु वॉज गेटिंग वुंडेड, जो कि जख्मी हो रहा था। इट वॉज ब्लीडिंग एट मैनी पार्ट्स, और ये जो इट है वो शेरू के लिए यूज़ किया गया है। और दोस्तों इट जब यूज़ किया जाता है जब हम किसी भी जानवर के लिए, पशु के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर इट का ही यूज़ किया जाता है, आप इस चीज़ को भी नोट करें। तो क्या अर्थ हुआ, इट वॉज ब्लीडिंग इट वॉज ब्लीडिंग, ब्लीड का मतलब रक्त बहना, खून बहना। इट वॉज ब्लीडिंग एट मैनी पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, मतलब कि उसके शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा था। एंड इट वॉज टायरिंग आउट, और वो थक रहा था। एंड इट वॉज टायरिंग आउट, और वो थक रहा था। दोस्तों मैं समझता हूँ आज हम इस स्टोरी को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो स्टोरी है ये थोड़ी सी अभी और बाकी है, और मैं कोशिश करूँगा कि कल दोपहर को फिर इस जो सेकंड पार्ट है उसको कवर करूँ, और फिर हमें अगले पार्ट में पता चलेगा कि इस लड़ाई का क्या रिज़ल्ट हुआ और इन तीनों में से किसकी जान बची। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आज की वीडियो में आपने कोई भी
भी एक नया वर्ड या फिर ग्रामर के नए स्ट्रक्चर को सीखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। आपके एक कमेंट से बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो से यदि आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है। और उसके अलावा जब भी आप कोई सजेशंस या फिर आपका फीडबैक होता है मैं उसे ज़रूर पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाने की, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं ट्रांसलेशन सिखा सकूँ, ग्रामर सिखा सकूँ। जो भी मुझे आता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको भरपूर तरीके से मैं आपको सिखाऊँ। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपका क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है। और यदि आप मेरी वीडियो को लंबे समय से देख रहे हैं और यदि आपको कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है वो भी मुझे कमेंट में बताएं। क्योंकि दोस्तों जब आप मुझे कमेंट करते हैं तभी एक संपर्क हम बनाते हैं, क्योंकि ये एक तरह की वन वे कम्युनिकेशन हो जाती है। मैं वीडियो बनाता हूँ लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो से कितने लोगों को फ़ायदा होता है या फिर मेरे वीडियोस कितने लोगों को पसंद आते हैं। और उसका यही तरीका है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और आपका कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, वो भी सर आँखों पर है, आप उसको ज़रूर शेयर करें। मैं एक एक आपके कमेंट को सिर्फ पढ़ता ही नहीं, मैं कोशिश भी करता हूँ कि जो आपके सुझाव हैं मैं उनको इम्प्लीमेंट भी करूँ। सो गाइज, it's my request that whenever you are watching my videos, that and whenever you feel like giving any type of advice which can improve the quality of my video, do not feel hesitate, right? Just share your feedback in the comment section. I always read. Sometime I'm not able to respond you guys because of the time problem, but most of the time I try my level best to respond you back. And thank you so much for listening. Have a nice day and bye.